हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के यूपीएससी के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम वैदेशिक क्षेत्र के 40 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री करना या इसको ऑफलोडिंग करना भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम आ सकते हैं? देखिए, राजकोषीय घाटा वो घाटा है जो भारत सरकार का एक तरीके से टोटल जो ऋण लेने की क्षमता है या टोटल ऋण की आवश्यकता है उसको दर्शाता है। इसको हम अगर एक सूत्र के तौर पर, एक फार्मूले के तौर पर देखें तो राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है जब आपका कुल व्यय, जो भारत सरकार का कुल व्यय है, उसमें से राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण सृजित करने वाली पूंजीगत प्राप्तियों को अगर हम कम कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो ये टोटल ऋण की आवश्यकताओं को संदर्भित करता है। अब देखिए, इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? घाटे को पूरा करने के दो ही तरीके सामान्य तौर पर आसान भाषा में हो सकते हैं। पहला, आप अपनी आय को बढ़ा लें, दूसरा आप अपने व्ययों को कम कर लें। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है FDI को बढ़ा दीजिए। FDI को बढ़ा देने से आपके देश में फॉरेन करेंसी आ जाएगी, लेकिन ना तो ये आपके व्ययों को कम कर रहा है, ना ही ये आपके आय को बढ़ा रहा है, और यह एक तरीके से आपके देश में केवल निवेश की स्थिति को बढ़ा रहा है। दूसरा, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना। देखिए, उच्च शैक्षिक संस्थानों के निजीकरण से बहुत आय जनरेट नहीं होगी और सरकार की बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर असर नहीं पड़ेगा, तो इस ऑप्शन को भी हम घाटे, राजकोषीय घाटे से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। अगला, अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग करना। अगर हम अधिकारी तंत्र को कम कर दें, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के ऑर्गेनाइजेशन को कम कर दे, तो सरकार बहुत बड़ा खर्च बचा सकती है, तो यह एक बेहतर उपाय हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री, शेयरों की बिक्री करें या ऑफलोडिंग कर दें। अगर सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में जो निवेश है उनको अगर हम कम कर दें तो पहली बात तो सरकार के इन्वेस्टमेंट का जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस मिल जाएगा, और दूसरी चीज, इसकी शेयरों की बिक्री से जो आय होगी वो हमारे घाटे को कम करने में मदद भी करेगी। तो चौथा भी एक बेहतर ऑप्शन है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शंस में 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 और 3 और 4 है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है 3 और 4 इस प्रश्न में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है जापान निक्की। देखिए, निक्की जो शेयर बाजार है वो टोक्यो स्टॉक निक्की 225 करके सेंसिटिव इंडेक्स है, जो कि टोक्यो शेयर मार्केट का इंडेक्स है, तो ये जापान का है, बिल्कुल सही है। यूके FTSE जो है वो वास्तव में फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं इसको, और ये लंदन में स्थित है और ये यूके में ही है, तो ये बिल्कुल सही है। सिंगापुर का स्काम्स, देखिए जो स्काम्स है वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के लिए यूज होता है, ना कि सिंगापुर के लिए, तो ये गलत है आपका। और यूएसए में नैस्डैक सबसे फेमस बाजारों में है और ये आप जानते भी होंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पार्टिसिपेटरी नोट्स या सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संचित निधि, विदेशी संस्थागत निवेश, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, जो पी नोट्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, जिनके बारे में पहले भी प्रश्नों में आ चुका है, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं वे वास्तव में एक तरीके से विदेश से उन लोगों के निवेश को लाने का तरीका है जो भारत के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो नहीं हैं, लेकिन वहां के इन्वेस्टर्स अन्य छोटे निवेशकों से जो धन लेते हैं उसके बदले उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करते हैं और उनके धन को लेकर के भारत में निवेश करते हैं। तो ऐसी जो प्रणाली है जिसमें हम विदेश से आने वाले धन को विदेश के संस्थागत निवेशकों को एक मौका देते हैं, उन लोगों से भी पैसा लेकर के निवेश करने का जो लोग वास्तव में हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है निवेश करने के लिए, तो वे पी नोट्स के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। तो ये विदेशी संस्थागत निवेशकों से संबंधित एक अवधारणा है जो
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे संबंधित एक अवधारणा है, इसलिए इसमें आप बी लगाएंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आभासी जल व्यापार को विशेषज्ञों द्वारा विश्व के जल संकट के समाधान के रूप में देखा जा सकता है। आभासी जल का क्या तात्पर्य है? साधारण जल को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक भारी जल की मात्रा, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक जल की मात्रा, वर्षा जल संचयन का उपयोग करके संग्रह किए गए जल की मात्रा, प्रभावी बाढ़ नियंत्रण द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा। देखिए, आभासी जल क्या है? आभासी जल इस समय एक यूज किया जाने वाला टर्म है और ये प्रश्न आपका वर्ष 2005 का है और ये उस समय बहुत ही न्यूज में रहा वर्ड था, कीवर्ड था। ठीक है, तो देखिए, जो आभासी जल है या इसको हम अंतर्निहित जल भी कहते हैं, ये वास्तव में क्या होता है कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जितना जल का उपयोग होना है, जितने जल की मात्रा की आवश्यकता है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस आभासी जल को हम लोग एक वस्तुओं और सेवा के उत्पादन में लगने वाले जो इन्वेस्टमेंट है वाटर के, उसकी निधि के रूप में विकसित किया जाता है कि इतना पैसा लगेगा, इतना जल लगेगा, और इस जल की कमी वाले देशों में किस प्रकार से निवेश करके हम भोजन और बाकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, इसी के लिए हम आभासी जल जैसी अवधारणा के, इसके व्यापार की अवधारणा के लिए बात करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें बी ऑप्शन ये कह रहा है कि वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक जल की मात्रा, यह इसी से संबंधित है और इसी से संबंधित जो ट्रेड करते हैं, जिन देशों में इनकी मात्रा कम है, उसके लिए आभासी जल व्यापार की बात की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनियमितता का क्या अभिप्राय हो सकता है? पूर्ण परिवर्तनीयता की बात हो रही है। नंबर 1, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह। दूसरा, देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। तीसरा, इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति का कार्य करना। तो देखिए, जो रुपए की परिवर्तनीयता है, ठीक है, जो पूर्ण परिवर्तनीयता है, इसका मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उसमें रुपए को पूरा का पूरा कन्वर्ट किया जा सकता है, रुपए में उस मुद्रा को पूरा कन्वर्ट किया जा सकता है और मुद्रा से उस रुपए में पूरा कन्वर्जन हो सकता है। तो यह बिल्कुल आदान प्रदान है विदेशी मुद्रा का रुपए में और रुपए से विदेशी मुद्रा में। ठीक है, तो जब आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार से संबंधित है इन तीन ऑप्शंस में से, तो अब आप देखिए, इसमें पहला क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह। बिल्कुल सही है कि आप रुपए के बदले डॉलर, डॉलर के बदले रुपया कितना भी ले दे सकते हैं, तो ये पूर्ण परिवर्तनीयता है। दूसरा, देश के भीतर और बाहर किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान, यही आपका पूर्ण परिवर्तनीयता है। तीसरा, इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भांति ही कार्य करना। देखिए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भांति कार्य करना है या नहीं करना है, इस मामले का रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से कोई संबंध नहीं है। परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, इसका मतलब है कि रुपया कैसे कन्वर्ट होगा, कितना कन्वर्ट होगा। पूर्ण परिवर्तनीयता है मतलब पूर्णतः कन्वर्टेबल है, लेकिन वो मुद्रा की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी क्या मान्यता है, उसकी क्या मांग है और कितनी वैलिडिटी है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, आप इसमें ए लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा, अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो फॉरेन करेंसी के संदर्भ में आपके रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। जब आपके रुपए की वैल्यू गिर जाएगी तो आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा विदेश के लिए।
ठीक है, इसको आसान तरीके से ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए $1 का आपके यहाँ एक बर्गर मिल रहा था, अब आपका जो 40 रुपए का था, अभी आपके यहाँ रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो अब आपको वो $1 ही देगा, आप बर्गर के साथ कुछ और भी देंगे, क्योंकि अब आपका रुपया गिर के 60 रुपए $1 पे आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, और जब हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया है इसका मतलब निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि उनके मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई है, उन्हें उतनी ही मुद्रा में अब ज़्यादा सामान मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कंडीशन होगी, मुद्रा का अवमूल्यन होगा, तो निर्यात पर सकारात्मक असर पड़ेगा और निर्यात बढ़ेगा। और जब निर्यात बढ़ेगा तो अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि चूंकि आपके रुपए की वैल्यू कम हुई है तो आपके प्रोडक्ट का मूल्य गिर गया है, और जब आपके प्रोडक्ट का मूल्य गिर गया है, इसी वजह से लोग आपका सामान ज़्यादा आयात करेंगे, यानी कि आपका निर्यात बढ़ेगा। तो यह भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से इसमें ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, तो 47 और इसके साथ ही इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है जिसमें हमने क्वेश्चंस को क्लब इन किया है, वो आपका व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, और इसमें भी बहुत अच्छे नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो अब इस टॉपिक के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR में नहीं माना जाएगा, CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा, CSR नियम CSR कार्यकलापों में होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और भारत में इसको लेकर के कानून भी है, कंपनी लॉ के अंतर्गत ये बाध्यकारी है कुछ कंपनियों के लिए, सबके लिए नहीं। एक निश्चित प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनियों के लिए CSR व्यय महत्वपूर्ण है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा है वो ये कहती है कि कॉर्पोरेट्स जो है वे कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर समाज से भी बहुत चीजें ले रहे हैं, जिसके बदले वे समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं, जो हिडन कॉस्ट है उसके प्रोडक्ट की। इसके कारण ही कॉर्पोरेट से ये उम्मीद की जाती है कि वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत समाज की बेहतरी के लिए पैसा खर्च करें। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि इनके नियम ये स्पष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी या उसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR में ना माना जाए। तो यह बिल्कुल सही है, जो कंपनी या उसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचा रहा है, ऐसे व्यय को भले ही वो समाज के हित के लिए किए गए हों, कभी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट सही है। दूसरा, CSR नियम CSR कार्यकलापों में होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं, यह कहना गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी अधिनियम है 2013 का, उसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है धारा 135 के अंतर्गत कि 2% जो है वो CSR के रूप में खर्च करना पड़ेगा कंपनियों को। ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट कह रहा है कि नहीं करते हैं तो ये गलत है। पहला पॉइंट केवल सही है, तो आप इसमें केवल 1 लगाइए। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। दूसरा, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने सही हैं। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो अवधारणा है वो वास्तव में ये है कि जो वंचित लोग हैं, जो बहुत
एम्पावर्ड और रिच नहीं है, वो लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे समूह बना ले और अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले ले और कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना योगदान करें, अपना बिजनेस व्यवसाय इत्यादि कर सकें। तो अगर ये कहा जा रहा है कि ये मूलतः एसबीआई द्वारा वित्तीय रूप से शुरू किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वास्तव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, ये नाबार्ड के द्वारा इसकी फंडिंग के लिए प्रावधान किया गया था, स्पेशली 92-93 के दौरान, कि इनकी गतिविधियों को थोड़ा सा मॉनिटर किया जाए। तो यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक नहीं, नाबार्ड होना चाहिए था, इसलिए ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एसएचजी में अगर कोई भी सदस्य ऋण ले लेता है तो सभी सदस्य उस ऋण के उत्तरदायी होते हैं। देखिए, ऋण लेना एसएचजी के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो पूरा ग्रुप माना जाएगा कि लोन लिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर उसका ऑपरेशनल पार्ट देखें तो कोई एक व्यक्ति होगा जिसको ये जिम्मेदारी दी गई होगी, तो कोई भी व्यक्ति अगर एसएचजी के बिहाफ पर लोन ले रहा है तो पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं, यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जो भारतीय सूक्ष्म वित्त बैंक है वो पिछले कुछ वर्षों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए विशेष योजनाएं देखते हैं और इसमें जबरदस्त तरीके से मदद करते हुए और ऋण देने में और बाकी सहायताओं में आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। तो 2 और 3 दोनों सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कितने सही हैं, तो आप बताएंगे केवल 2। ये वर्ष 2023 का आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्योग हैं। दूसरा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अहर हैं। देखिए, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 है, उसने सूक्ष्म इंडस्ट्री, लघु इंडस्ट्री, मध्यम इंडस्ट्री, इनके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया, एक बताया कि किसको हम मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं उसमें नियम ये है कि जहां पर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हो मशीनरी और उपकरण में और जिनका टर्नओवर जो है वो अधिकतम 5 करोड़ रुपए हो, उनको हम सूक्ष्म मानेंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे मध्यम उद्योग के बारे में। लघु उद्योग वे होते हैं जहां पर जो मशीनरी और प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और इनका जो टर्नओवर है, ठीक है, जो मध्यम उद्योग किसको कहेंगे, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का प्लांट और मशीनरी में लगा हो और इनका जो टर्नओवर है 250 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, तो उसको हम मध्यम उद्योग कहेंगे। इसी प्रकार से लघु उद्योग किसको कहेंगे, लघु उद्योग उसको कहेंगे जहां पर 10 करोड़ रुपए तक का प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो और 50 करोड़ रुपए तक का उनका टर्नओवर हो। तो अगर आप देखिए 15 करोड़ और 25 करोड़ का क्राइटेरिया नहीं है। अगर प्लांट और मशीनरी में टोटल निवेश किया गया है 50 करोड़ रुपए तक, 50 करोड़ का किया गया है प्लांट और मशीनरी में और टर्नओवर 250 करोड़ का है, तो उसको हम मध्यम उद्योग मानेंगे। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अहर हैं। देखिए, जो भी बैंक लोन दिए गए हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को, लघु इंडस्ट्रीज को, इनके लिए सरकार ने ये नियम बनाया है कि इनको हम प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत मानेंगे। इसको प्राथमिकता क्षेत्र की ही वित्तीयन का क्राइटेरिया में फुलफिल माना जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही है, आप बताएंगे बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जो ये कह रहा है कथन 1, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने के एक व्यापक साधन हो जाए। दूसरा, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। देखिए, कार्बन मार्केट जो कि बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित है, ठीक है, जो कि बेसिकली संबंधित है कार्बन ट्रेडिंग से, ठीक है।
कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जहां पर कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है वे लोग कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत उन जगहों पर निवेश करते हैं जहां पर कार्बन उत्सर्जन ना हो या हरित इन्वेस्टमेंट हो अच्छा खासा। ठीक है, तो ऐसे निवेशों को हम कार्बन मार्केट कहते हैं। ऐसे इस तरीके की जहां पे कार्बन ट्रेडिंग हो रही है उसको हम कार्बन मार्केट कहते हैं और ये बहुत ही तेज से बूम होता हुआ सेक्टर है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन से की समस्या से निपटने में एक बहुत प्रभावी मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है कि कार्बन क्रेडिट का जो व्यापार होता है उसमें जो संसाधन है वो स्टेट के पास चले जाते हैं, ना कि प्राइवेट सेक्टर के पास रहते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनका प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जो ट्रांसफर है ऐसा करने का कोई भी प्लान और सुविधा नहीं होती है। तो पहला ही सही है, दूसरा गलत है। तो आप इसमें सी लगाएंगे जहां पर कह रहा है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम संकेत है? युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर उसमें से वे सामूहिक खेती की उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापना करना। दूसरा, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत किसान अपने समूहों में व्यवस्थित करके चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। तीसरा, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत किसान कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। चौथा, कोई कंपनी किसी ऋण के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण और तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की निर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी जरूरत के कृषि पण्य का उत्पादन कर सकें। देखिए, लघु कृषक बड़े खेत की जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, इस लघु कृषक और बड़े खेत की अवधारणा में ये माना जाता है कि जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, वे छोटे छोटे किसान एक साथ मिलें और अपने फील्ड के साइज को यानी कि खेत के आकार को बड़ा करें। किसान कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एक ग्रुप में आकर के करते रहें जिससे फसल का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। और चूंकि आप जानते हैं अर्थशास्त्र में पैमाने का नियम लागू होता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लाभ ज्यादा प्राप्त होता है, कॉस्ट कम आती है। इससे किसानों को भी फायदा होगा। खेत के बड़ी करने से आप तकनीकियों का भी बेहतर उपयोग कर पाएंगे। तो यह संकल्पना इससे संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो बता रहा है कि अनेक सीमांत किसान मिलकर अपने समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं को में समाकलन करें और संगति लाएं, यानी कि जो छोटे छोटे सीमांत किसान हैं वे मिलकर के स्पेशलाइज्ड काम करें, चुनिंदा कृषि संक्रियाएं करें और उसके माध्यम से एक संयमित और संतुलित उत्पादन करें और बेहतर लाभ कमाएं। तो यह अवधारणा पॉइंट नंबर बी से सीधी संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल नाइजर के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। नंबर 2, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के यह प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि वो काले तिल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है या नहीं करती है। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा कि आपको याद होगा कि एमएसपी जो है वो सीएसीपी की रिकमेंडेशन पर किया जाता है और भारत सरकार 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और गन्ने के लिए फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस यानी कि एफआरपी की घोषणा करती है। ये आपको इतना याद होगा। ठीक है, इसमें जो है वो जो काला तिल होता है उसके लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है। यह उन 22 फसलों में शामिल है। दूसरा,
काले तिल की खेती खरीफ के फसल के रूप में की जाती है। तो देखिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो नाइजर है वो काले तिल, जो काला तिल है उसकी जो पैदावार है वो सामान्यतः खरीफ के फसल में के रूप में की जाती है, लेकिन एक इसका एग्जम्पशन भी है, एक अपवाद भी है कि उड़ीसा में यह रबी की फसल के तौर पर बोया जाता है। लेकिन यह पॉइंट सही है कि ये मुख्यतः खरीफ की फसल है। अगला, कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो काले तिल होते हैं और जो तिल है बेसिकली, उसके तिल के तेल का प्रयोग भोजन पकाने में भी जनजातीय लोग करते हैं और उसके बाद जो उससे बचता है, जो वेस्टेज बचता है, उसको वो जानवरों को खिलाने के लिए एज अ फीडिंग आइटम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 और तीनों सही हैं, तो आप इसमें सी लगा दीजिए, सभी 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात हो रही है। पहला, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं माल का विक्रय भी कर सकते हैं। दूसरा, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। देखिए, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर जानिएगा कि ये प्लेटफॉर्म वास्तव में उत्पादकों के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वे खुद कोई प्रोड्यूसर नहीं होते, वे अपना कोई माल नहीं बेच रहे हैं। जो प्रोडक्शन हो गया है उसी प्रोडक्शन को वे बेचते हैं। वे खुद एक विक्रेता नहीं है, मतलब खुद प्रोडक्ट के निर्माता और विक्रेता नहीं है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि बाजार स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का भी विक्रय कर सकते हैं, तो ये गलत है। वो स्वयं अपने माल का कोई विक्रय इस पर नहीं कर सकते, वे इसके प्रोड्यूसर नहीं है किसी भी माल के। दूसरा, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें कितने लेवल तक जा सकते हैं, है ना, कितना बड़े इंस्टीट्यूशन से आप अपने प्रोडक्ट का सेल करवा सकते हैं, वो नियंत्रित किया जा सकता है। और जो FDI है उस संदर्भ में ये कहा गया है कि ऐसे विक्रेता से 25% से अधिक की खरीदारी उनकी समूह या कंपनियां नहीं करेंगी। तो यह स्टेटमेंट सही है। इन दोनों में अगर हम देखें तो केवल 2 सही है, आप इसमें बी लगाइए। तो इसी टॉपिक पर हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप देखिए अगर, तो 23 में 1, 2, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न, 5 प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से वर्ष 2023 में। तो अभी आप समझ रहे हैं वो कोर इकोनॉमी के बजाय ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एरिया है। तो इसके प्रश्नों को आगे ध्यान से देखिएगा और अगर कोई सुझाव है या कोई भी आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।